देखो फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये था। तो यहाँ पर ये इक्वलिटी अनइक्वलिटी, समानता समानता का एग्जाम्पल था। यहाँ पर लिखा था कि P एट द रेट क्यू मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P Q से जो है बड़ा नहीं है, तो क्या है फिर? लेस देन इक्वल टू होगा। तो यहाँ पर उसके बाद लिखा है P% Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q। P Q से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो क्या होगा? बड़ा बराबर तो होगा, ठीक है, मोर देन इक्वल टू होगा। स्टार के लिए कह रहा है कि Q P स्टार Q मीन्स P इज द नाइदर इक्वल टू नॉट स्मॉलर देन Q, मतलब ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। तो फिर क्या होगा? ये मोर देन होगा, बड़ा होगा। फिर लिखा है P कॉपीराइट Q मीन्स P इज नाइदर इक्वल टू नॉर ग्रेटर देन, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा? छोटा होगा। आगे कह रहा है स्टार के लिए कह रहा है कि P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर देन, ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो फिर क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आपको कि डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनेगा, क्या तरीका रहने वाला है, वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें एक बॉक्स बनाना है, मैंने बताया था। चलिए तो शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक बॉक्स बनाना होता है। मैंने कहा था ये जगह आती है मोर देन की, ये आती है मोर देन इक्वस टू, ये आता है लेस देन, ये आता है लेस देन इक्वस टू, छोटा बराबर, ठीक है। अब सुनो, एट द रेट का मतलब है पी क्यू से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या है फिर? छोटा बराबर, तो यहाँ पर आएगा एट द रेट। क्लियर है? परसेंट का मतलब छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर है, तो यहाँ पर आएगा परसेंट। उसके बाद स्टार, ना छोटा ना समान तो बड़ा होगा, और उसके बाद में कॉपीराइट, ना बड़ा ना समान तो फिर छोटा होगा, और डॉलर होगा बराबर, ठीक है। ये बॉक्स है, इससे सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे सॉल्व होने वाले हैं। सबसे पहले ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इसको देख के हमें इक्वेशन बनानी है, फिर निष्कर्ष चेक करने। सबसे पहले कह रहा है m लेस देन d, m लेस देन d। फिर लिखा है d स्टार k, मतलब d मोर देन k, d मोर देन k, सही है, d मोर देन k। उसके बाद लिखा है k लेस देन इक्वस टू r, और r मोर देन f। ये इक्वेशन है, इसको चेक करना है मुझे कौन सा सही है कौन सा गलत है, सभी सही है या फिर सभी गलत है, ये हमें चेक करना है। तो पहला चेक कर लेते हैं, f लेस देन k, f लेस देन k, तो f लेस देन k, तो ये वाली बात जो है f लेस देन k, ये अपोजिट साइन आ रहा है। अपोजिट साइन में जब मैंने कहा था कि कोई भी अपोजिट साइन में आए तो वो सही नहीं होंगे, तो पहला वाला जो है वो गलत है। नेक्स्ट आ रहा है d मोर देन f, d मोर देन f, d और f के बीच में भी अपोजिट साइन आ रहे हैं। अपोजिट साइन जब आते हैं तो मैंने बताया था कि जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग होता है। थर्ड में लिखा है m लेस देन r, m लेस देन r, m और r को देखो, इसके बीच में अपोजिट साइन आ रहा है तो ये भी गलत है। d मोर देन r, d मोर देन r, तो इसके बीच में अपोजिट साइन आ रहा है तो ये बात भी गलत है। तो आंसर आएगा नन इज ट्रू, मतलब कोई भी सत्य नहीं है, तो एक नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये था, और यहाँ पर लिखा है परसेंट का मतलब था छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर। हाँ जी, b जो है वो k से बड़ा बराबर है, b जो है वो k से बड़ा बराबर है। k डॉलर t, डॉलर का मतलब है ना बड़ा ना छोटा, तो मतलब बराबर, ठीक है। और स्टार का मतलब था छोटा ना समान, तो बड़ा होगा। और h कॉपीराइट f, कॉपीराइट का मतलब था ना बड़ा ना समान, तो छोटा होगा, h छोटा है f से। ये इक्वेशन है, पहला चेक करना है फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट वाले में कह रहा है कि b डॉलर t, डॉलर का मतलब क्या बताया था मैंने? ना बड़ा ना छोटा, मतलब बराबर। तो b बराबर है t के, b बराबर है t के, नहीं मोर देन इक्वस टू होता तो सही होता। और t कॉपीराइट का मतलब है ना बड़ा ना समान, मतलब छोटा, t छोटा है। इन दोनों में तो आइदर वाली कंडीशन आएगी, या तो इन दोनों में तो आइदर वाली कंडीशन आएगी। मैंने कहा था एक सही बात अगर दो पार्टों में ब्रेक होती है तो आइदर वाली कंडीशन आती है, तो इनमें तो या तो आएगा। अगले में लिखा है h बड़ा नहीं है समान नहीं है मतलब छोटा है, h लेस देन k, h लेस देन k,
तो ये वाली बात भी सही है, ठीक है। और एफ लेस देन के, एफ लेस देन बी, एफ लेस देन बी, ये वाली बात भी क्या है, सही है। तो आइदर वाली कंडीशन आएगी फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड और फोर्थ वाला सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है मुझे, फोर्थ नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा आएगा, फोर्थ नंबर आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल था बच्चों। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान देंगे क्या लिखा है। स्टार का मतलब कह रहा है ना छोटा है ना समान है, तो मतलब क्या है, बड़ा है। तो डब्लू मोर देन बी। एट द रेट का मतलब बड़ा नहीं है तो छोटा बराबर है, लेस देन इक्वल टू। कॉपीराइट का मतलब ना बड़ा ना समान तो छोटा है, एफ लेस देन आर। और आर डॉलर का मतलब है ना बड़ा ना छोटा तो समान, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई है इसकी, इसमें चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइए चेक करते हैं। पहला, डब्लू जो है वो एफ से बड़ा है, डब्लू एफ से बड़ा है, अपोजिट साइन है तो ये गलत होगा। एम बी से बड़ा है, एम जो है वो बी से बड़ा है, तो ये बात तो क्या है, सही है। आर बी से बड़ा है, आर बी से बड़ा है, तो ये बात भी सही है। एम डब्लू से बड़ा है, एम और डब्लू के बीच में अपोजिट साइन आ गए तो ये गलत है। सेकंड और थर्ड वाला सही है। ऑप्शन की अगर बात करें तो सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बच्चों देख लो एक बार, ये आंसर जो आएगा इसमें सेकंड आएगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये पूरा 5 का सेट था, ये फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, इसको भी एक बार हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है देखिए, यहां पर कह रहा है ई जो है वो लेस देन इक्वल टू के, के जो है वो टी के बराबर है, टी जो है वो एन से छोटा है, ठीक है। और बी जो है वो एन से बड़ा बराबर है। अब पहला चेक करें, टी परसेंट के, परसेंट का मतलब है मोर देन इक्वल टू, यानी टी मोर देन इक्वल टू ई, टी मोर देन इक्वल टू ई, तो ये बात सही है, पहली तो क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट वाला सही है। सेकंड क्या है, के लेस देन एन, के लेस देन एन, ये बात भी सही है, सेकंड वाला भी सही है। बी मोर देन टी, बी मोर देन टी, बी मोर देन टी, बी मोर देन टी, ये बात भी सही है। बी मोर देन ई, बी मोर देन ई, ये बात भी क्या है, सही है, सभी सत्य हैं। फोर्थ नंबर का जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर आएगा, सभी जो हैं वो इसमें सत्य हैं। पूरी क्लास देख लो एक बार, तो आंसर आएगा इसका 4। और आगे बढ़ रहे हैं, आखिरी सेट था इसका, लास्ट सिंबॉलिक ऑपरेशन इक्वलिटी वाला चैप्टर था, ये क्लास में करा चुका हूँ मैं, और उम्मीद है आपने सारे एग्जाम्पल जो हैं वो सही किए होंगे। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। और ये टेस्ट पेपर जितने भी हैं इन सबका सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। और F10 का पेपर का सॉल्यूशन भी जो है बहुत जल्दी आने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, Z जो है वो B के बराबर है, B M से बड़ा बराबर है, M F से छोटा है, और F R से छोटा बराबर है, F R से छोटा बराबर है, ठीक है। तो पहले में कह रहा है Z मोर देन M, Z मोर देन M, नहीं मोर देन इक्वल टू है, ठीक है। और F मोर देन B, F मोर देन B, अपोजिट साइन है तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत हो गए। तीसरा, R मोर देन M, R मोर देन M, ये वाली बात सही है। और M लेस देन इक्वल टू Z, M लेस देन इक्वल टू Z, ये भी सही है। थर्ड और फोर्थ वाला जो है वो सही है। और ऐसा ऑप्शन कौन से में, थर्ड में। तो करेक्ट आंसर जो आप देख के आएंगे कौन सा आएगा, तीसरा आएगा, ठीक है भाई। तो ये हो चुके हैं 5 का सेट पूरा। अब बढ़ते हैं आगे। ये काउंटिंग ऑफ फिगर में था, हमने हमसे इसमें पूछे गए थे ट्राइंगल कितने, और मुझे उम्मीद है आपने ट्राइंगल काउंट कर लिए होंगे इसमें। फिलहाल मैं गिनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा सभी। 1 2 3 4 5, 5 के बाद में सुनो, 5 के बाद में इसको कहीं से नहीं गिना मैंने, 6 नंबर, इसको कहीं से नहीं गिना मैंने,
7 नंबर, और ये पूरा बड़ा 8 नंबर। ठीक है, 8 हो गए। और 8 के अलावा और कोई रह गया क्या इसमें? नहीं, 8 के अलावा और कोई इसमें है नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो कितना आएगा? 8 आएगा 6 का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये था, और ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल था। क्या कह रहा है? दीवार के लगे चित्र की ओर दिखाते हुए उसने कहा कि मेरी भाभी, ठीक है, उसने कहा कि मेरी भाभी एस के पति क्यू के पुत्र एन की एक बहन आर थी। एस आर से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ रहा है। हाँ भाई, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो, मेरी भाभी एस, सबसे पहले आप मान लीजिए स्वयं में, ठीक है, स्वयं मेरी भाभी, भाभी का नाम क्या है? एस। मेरी भाभी एस के पति क्यू, पति का नाम था क्यू, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, पति क्यू का पुत्र एन प्लस की एक बहन आर थी, ये माइनस। ठीक है, तो एस आर से किस प्रकार संबंधित है? एस जो है वो आर का कौन है? एस जो है वो आर की लगेगी माँ। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। 7 का आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार, बहुत आसान एग्जाम्पल था और बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते थे इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये कैलेंडर का पूछा गया था। यहाँ पर डेट दे रखी है, क्या पूछा है? 1 मार्च 2020 का बार पूछा है। तो दिनांक देता है, तो डायरेक्ट डेट का बार निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था, डेट प्लस ईयर, ठीक है, प्लस महीना कोड 4, प्लस शताब्दी कोड, प्लस लीप वर्ष 4 का भाग। जितनी बार चला जाए उसमें उतनी ही लीप होती हैं, डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, टोटल देख लो बच्चों कितना आ रहा है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इसमें इसको काट दीजिए, 7 से काटें 21, ये खत्म हो गया, सही है। और यहाँ कितना आ रहा है? देखो, यहाँ आ रहा है 10 और 5 15, 15 में 7 का भाग लगाऊं तो शेषफल 1 आएगा। 0 पे आता है सैटरडे, और 1 पे आता है संडे। ठीक है, तो आंसर आएगा संडे, रविवार। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल है। क्या लिखा है? देखो, इसका आपसे कोड पूछा गया है। अब इसमें सीरीज क्या चल रही है वो आपको देखना है। यहाँ पर अगर मैं नंबर लिख के टोटल कर रहा हूँ तो 36 नहीं आएगा, ये देखने पर ही पता चल रहा है। अक्षर गिन के देखें, 3 और 3 6, 6 अक्षर हैं, और 6 से गुणा करें तो 36 आएगा। अक्षर 4 हैं, 6 से गुणा करें तो 24 आएगा। अक्षर है इसमें 9, और 6 से गुणा करें तो आंसर आएगा 54। करेक्ट आंसर आप देके आएंगे 54, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। जितने भी लेटर्स हैं वो काउंट करके 6 का जो है वो मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। 9 नंबर का एग्जाम्पल है। अब ये डायरेक्ट इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन से हमें चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इनको मिला के इक्वेशन बनाता हूँ पहले मैं, क्या इक्वेशन बनेगी वो आप चेक करिए पूरी क्लास। तो यहाँ पर एम बी जो है वो मोर देन इक्वस टू एम, एम मोर देन जे, और जे जो है मोर देन इक्वस टू जी, ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, इस पे चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमें चेक करना है। पहला, जी एम के बराबर है, जी एम के बराबर है, ये बात तो गलत है। जी लेस देन बी, जी लेस देन बी, जी लेस देन बी, ये बात सही है। थर्ड, बी मोर देन इक्वस टू जी, नहीं, ये बात गलत है। तो सेकंड कौन सा आएगा? ओनली सेकंड, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई,
तो फटाफट एक बार नोट कर लीजिए पूरी क्लास और फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है 11 नंबर का। क्या पूछा था देखिए एक बार, ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था। वी का नंबर है 22, 1, 20 और 20। ठीक है भाई, 20 और 20 40 और 20 दिया 60 और 3 63। 63 आ रहा है, 2 जोड़ा जाए तो आएगा 65। इसमें भी टोटल करना है और +2 करना है और उसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं ना आप। 7, 5, 14, 5, 18, 15, 21 और 19। सही है। अब देखो टोटल करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से आ गया भैया 40 और 40 के बाद में 15 और जोड़ो, 40 और 15 आपके 55। 55 में 55 में और जोड़ दो आपके 30, तो 85 आ गया है ना। 55 + 30 85। 85 और ये आ गया 90। ठीक है, 90 और ये 100 और ये 104 +2 करें तो 106। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। तो यहाँ पर नंबर लिख के टोटल करना है और जो भी आंसर आ रहा है ना उसमें +2 करके फिर आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो पूरी क्लास देख लो। 11 नंबर का एग्जाम्पल था। 12 नंबर का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट डेट का बाहर निकालना है, सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पर देखिए दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड। महीना कोड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 146 तो होता है लास्ट में, है ना। और यहाँ पर आएगा 6, 0, 25, 0, 36। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर कोड कितना आएगा? 6 आएगा। उसके बाद में दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड 6। लीप वर्ष 5, क्योंकि 20 में 4 का भाग 5 ही बार जाता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 7। 21 से भैया 21 से ये खत्म। ठीक है, और 6 और 6 12, 12 और 5 कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो कितने बचेंगे इसमें? 17। तो 3 बचेंगे शेष फल में, और 0 पे शनिवार, 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार और 3 पे मंगलवार। तो ट्यूसडे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। देख लो एक बार इस तरीके से सॉल्व हुआ है। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है वो एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें। इसमें फ्री क्लास और टेस्ट सीरीज जो है वो आप तक प्रोवाइड होगी। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है 13 नंबर का। राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी भाग ले रही थी। हाँ जी, ये थोड़ा खतरनाक प्रश्न है, ध्यान से देखना। राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता, तो सबसे पहले राहुल, ठीक है, राहुल की मम्मी, माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी, ठीक है, इकलौती नवासी भाग ले रही थी। प्रतियोगिताओं में भाग ले रही थी भाग ले रही व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है भाई, राहुल पे आ जाओ। राहुल की मम्मी, मम्मी के जो दादा हैं वो राहुल के नाना के, राहुल की मम्मी, मम्मी के दादा मतलब राहुल के नाना के पापा, राहुल के नाना के पापा का इकलौता पुत्र राहुल का नाना, नाना की इकलौती नवासी मतलब राहुल की बहन। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें बहन। ठीक है, भाग ले रही व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? साहब राहुल की लगेगी ये बहन। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें चतुर्भुज काउंट करने हैं, क्वाड्रिलेटरल काउंट करने हैं, कितने हैं? तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका वही है, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3 और ये 6। 6 और 6 12 और 3 15 का टोटल तो ये आ गया भाई। इस डायग्राम को अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ तो आपको मुझे समझ में आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 10 का सेट ये है,
10 में से 4 ये काउंट हो चुके हैं सिंगल सिंगल वाले, इनको माइनस कर दीजिए तो 6 ये आएंगे। तो कितने आ गए भाई, 21 आ गए। 21 के बाद में कौन कौन से रह गए हैं आपके, वो देखना है। एक तो इधर से 22, एक इधर से 23, एक ये 24 और एक ये 25। तो करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, देख लीजिए। 14 नंबर का एग्जाम्पल है। इस आकृति में हमें क्यूब काउंट करने हैं, घन कितने, और क्यूब बड़े आराम से गिन सकते हैं, क्लास में सिखाए थे मैंने। क्या तरीका रहेगा क्यूब गिनने का, देखना एक बार। सबसे पहले 4 का सेट तो ये है, दिखाई दे रहा है, और 3 इधर से हैं और एक इधर से है। ठीक है भाई, 3 इधर से हैं और एक इधर से है। जोड़ो एक बार, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 3 11 और 1 12। लो भाई, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है आपके, इसमें सेमी सर्कल काउंट करने हैं, अर्धवृत्त कितने हैं। सेमी सर्कल बहुत आसान होता है, तो यहाँ मैं गिनना स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, ध्यान देंगे एक बार सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सेमी सर्किल की जो संख्या है वो कितनी है, 15। 15 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में आपसे पूछा है सरल रेखाएं कितनी है। स्ट्रेट लाइन आपको काउंट करनी है, सरल रेखाएं। सरल रेखाएं गिनने का तरीका आपको पता ही है, सीधी सीधी लाइन सरल रेखा होती हैं। 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 12 ये हैं, और 12 के बाद में ए 4 इधर हैं, 16 और एक लाइन ये बीच की सिंगल। तो 17 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। आकृति में जो सरल रेखाएं होंगी वो कितनी होंगी, 17 होंगी। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। और आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अगला एग्जाम्पल, इस आकृति में आपसे आयत पूछ रहा है, आयत कितने हैं। ठीक है, रेक्टेंगल काउंट करने तो कर सकते हैं बड़े आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो ये रहे, और 10 के बाद में पूरा जो है वो 11। ठीक है, 11 के बाद में और कोई है क्या, जरा एक बार ट्राई करें आप सभी। और कोई इसमें जो है वो रेक्टेंगल दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिलहाल आंसर कितना आएगा इसका, 11 आएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, और ये कोडेड रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। सब में सी डी सी डी सी डी, एक रिश्ता जो है वो उल्टा है और सब जो है वो सीधे हैं। एक रिश्ता जो है उल्टा है, सब सीधे हैं। और आपसे कह रहा है ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ये इसकी इक्वेशन है। इक्वेशन को थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ साइड में। ए @L हैश एफ स्टार ई मल्टीप्लाई जी गुणा सी। एट द रेट का मतलब है पिता। ठीक है, रिश्ता हमेशा लेफ्ट में जाएगा। एट द रेट का मतलब है पिता। ठीक है, और हैश का मतलब है यहाँ पर बहन। हैश का मतलब है बहन, और स्टार का मतलब है भाई, और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का जो अर्थ है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है ना। मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है डी सी का पति है, तो ये हस्बैंड है, तो ये इसकी कौन होगी, वाइफ होगी, है ना, पत्नी। ठीक है भाई, पत्नी है तो ये पति प्लस डॉलर। डॉलर जो है वो दामाद है, दामाद। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आपसे पूछ रहा है ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ए और सी को मिलाना है मुझे, ए और सी को मिलाना है। हाँ जी, रिश्ते में ला रहा हूँ, देखो एक बार सभी रिश्ते में आइए सभी। आपका दामाद, दामाद की पत्नी आपकी बेटी, बेटी का भाई बेटा, बेटे की बहन बेटी, और बेटी के पिता आपके पति। तो ए जो है वो कौन होंगे, हस्बैंड होंगे, पति होंगे। यानी ए ऑप्शन जो है 19 का करेक्ट आंसर होने वाला है। देख लीजिए पूरी क्लास तरीके से सॉल्व होगा। और अब बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या था,
अगला एग्जाम्पल भी यही था, सीधे रिश्ते हैं सारे के सारे, रिलेशन हमेशा लेफ्ट में लिखने हैं आपको। हैज का मतलब दे रखा है पति, तो यहाँ पर देखो रिलेशन सारे लेफ्ट में, हैज का मतलब है पति, एट द रेट का मतलब है यहाँ पर बहन, और परसेंट का मतलब दे रखा है सन, पुत्र, और हैश का मतलब दे रखा है आपके पति, एंड का मतलब दे रखा है माँ, हैश का मतलब पति। ठीक है, तो आर और टी भाई भाई हैं, ये बात सही है क्या, चेक करना है। आर और टी भाई भाई हैं, क्या ये बात सही है, ये चेक करना है। आर और टी भाई भाई हैं, चेक करते हैं। आर और टी, आपकी मम्मी के पति पापा, पापा का पुत्र भाई, और कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर मेरी बात सुनो, पहली बात तो सही है इसलिए आंसर नहीं हो सकता। जेड टी की बहन है, जेड और टी को मिला दो। आपकी मम्मी के पति पापा का पुत्र, पापा का पुत्र भाई, भाई की बहन बहन, बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। एन के का ससुर है क्या, एन और के को मिला दो। आपके पति की माँ, आपके पति की माँ सास, सास के पति ससुर, ये बात भी सही है, तो आंसर आएगा डी। जे एस की माँ है, जे और एस को मिला लो। आपके पति के पुत्र बेटा, बेटे की बहन बेटी, और बेटी का पति दामाद, तो दामाद की लगेगी सास और लिख रहा है माँ, तो गलत कौन से ऑप्शन पे, डी। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है 21 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें भी सारे रिलेशन जो हैं वो सीधे हैं। प्लस का जो अर्थ है, प्लस का जो अर्थ है वो आपको दे रखा है पिता, माइनस का जो अर्थ दे रखा है वो आपको दे रखा है पुत्र, और मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो है बहन, और मल्टीप्लाई का क्या है, बहन, और माइनस का क्या है, पुत्र, और डिवाइड का क्या है आपके, डिवाइड का है, अच्छा ये डिवाइड है, डिवाइड का है यहाँ पर पत्नी। ठीक है भाई, डिवाइड का क्या है, पत्नी है, तो डिवाइड का जब पत्नी है तो इसको भी आप पत्नी लिख देते हैं, डिवाइड का है पत्नी, सही है। अब यहाँ पे इसको चेक करना है कि कौन सा जो है वो कथन सही नहीं है, यानी आपसे पूछा गया है कि गलत कौन सा है। ठीक है भाई, सभी को चेक करना है और तब आपका आंसर आएगा। तो पहला देखिए, एच के की बहन का पति है, एच के की बहन का पति है, आपकी बहन, बहन का पुत्र, आपकी बहन, ठीक है, आपकी बहन, बहन का पुत्र होता है अपना भांजा, भांजे के पिता होते हैं हमारे कौन, जीजा। तो एच के की बहन का पति है, ये बात तो सही है भाई, और सही है इसलिए गलत है क्योंकि गलत ढूंढना है हमको। सेकंड, जे एम की बेटी है, जे और एम को मिला दो, जे और एम को, आपके पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री की बहन पुत्री, तो जे एम की बेटी है, ये बात सही है इसलिए आंसर गलत है। एच एम की बहन का पति है, एच एम की बहन का पति है, चेक कर लो। आपके पुत्र, पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री की बहन पुत्री, पुत्री का पुत्र पुत्र, और पुत्र का पिता आपके पति, तो बहन का पति नहीं है, ये रियल पति है, तो ये बात गलत है, और गलत वाला ही जो है वो आंसर होगा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये 21 था। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 22, ये भी ब्लड रिलेशन का ही एग्जाम्पल था, और आपसे क्या पूछा गया था बच्चों, कौन सा सही है पूछा गया था इस बार। एंड, रिश्ते सारे सीधे हैं क्या, हाँ जी रिश्ते सारे सीधे। एंड का मतलब क्या दे रखा है, माँ, एंड का मतलब माँ है, डॉलर का मतलब बेटा है, परसेंट का मतलब जो है वो है भाई, परसेंट का मतलब भाई, और एट द रेट का मतलब है आपके पिता। ठीक है बच्चों, कौन सी बात सही है ये आपसे पूछ रहा है, कौन सी बात सही है। तो पहला देखिए, चेक करते हैं, ई एफ की बहन है क्या, ई और एफ को मिला दीजिए, ई एफ की बहन, अब बहन तो यार हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि ये तो ई तो जो है मेल है, तो ये तो वैसे ही गलत है। जेड ई के भाई का पुत्र है, जेड ई के भाई का पुत्र है, आपके भाई, भाई का भाई, भाई, भाई का बेटा, भाई का पुत्र है, तो ये बात सही है। तो कौन सा संबंध जो है वो सही है,
तो बी ऑप्शन जो है भाई इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 23 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें भी ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है ये देखो, ये रिलेशन सारे के सारे बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी सारे रिलेशन सही है। ए का ई से क्या संबंध है, आपसे पूछ रहा है ए रिलेटेड टू ई, तो ए के बारे में रिलेशन बताना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं। परसेंट का मतलब क्या दिया है बोर्ड पे, परसेंट का मतलब है भाई, डॉलर, डॉलर का मतलब है बेटा, हैश का मतलब है बहन, परसेंट का मतलब है भाई, और मल्टीप्लाई का मतलब है पति। ई और ई, ए और ई को मिलाना है, अपने आप को ई पे अपने आप को मानना है। रिश्ते में ला रहा हूँ देखो, आपका भाई और भाई की जो बहन है वो आपकी बहन है, बहन का जो डॉलर का मतलब क्या था, बेटा, बहन का जो बेटा है वो आपका भांजा, और भांजे का भाई भांजा, तो ए जो है वो भांजा लगेगा, तो सिस्टर सन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो 23 का जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी आएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये 24 नंबर का है, 23 हो चुके हैं, 24 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें क्या कह रहा है सुनो, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि नाम लिखें डी पी डब्ल्यू वाई और एम, 5 लोग हैं, परिवार एक दूसरे से मिलने की यात्रा कर रहे हैं। डब्ल्यू अपनी पुत्रियां डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू जो है वो अपनी पुत्री डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, ठीक है। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, एन अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, ठीक है, इसको भी लेंगे। डी एम की माता है, डी जो है वो एम की माता है, और एम जो है एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। तो एक काम करते हैं, ये माइनस ये प्लस, सही है, यात्रा कर रहा है और आपसे कह रहा है कि कौन सी बात सही है, वाई पी से किस प्रकार संबंधित है, वाई जो है वो पी की कौन है, माँ, तो बी ऑप्शन जो है 24 का करेक्ट आंसर होगा, वाई जो है वो पी की कौन होगी, माँ होगी, ठीक है। तो ये आसान एग्जाम्पल था ये भी। नेक्स्ट ये हमारे सामने 25 नंबर का एग्जाम्पल आ चुका है, और ये इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है देखो, एन मोर देन इक्वस टू एम, एम मोर देन क्यू, क्यू लेस देन इक्वस टू पी, पी लेस देन इक्वस टू एन, पी लेस देन इक्वस टू एन, लेस देन तो सही है, लेस देन इक्वस टू गलत है। एन मोर देन क्यू, एन मोर देन क्यू, ये वाली बात क्या है, सही, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ट्रू, यानी ऑप्शन बी 25 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, ये 25 हो चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये 26 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखिए, आपसे कह रहा है मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, मुकेश की जो बहन है वो रमेश की पत्नी है। मुकेश की जो भी बहन है वो रमेश की पत्नी है, ठीक है। आगे लिखा है रमेश के पिता मधुर हैं, रमेश के पिता का नाम क्या है, मधुर, शीतल रमेश की दादी है, तो मतलब इसकी मम्मी का नाम जो है वो शीतल होगा, ठीक है। आगे लिखा है रेमा शीतल की बहू है, मधुर की पत्नी का नाम हो जाएगा रेमा। आगे रोनित रानी के भाई का बेटा है, रानी के भाई, ऊपर लिखा था कि रमेश जो है वो रानी के भाई का बेटा है, रानी का भाई, तो रानी कौन है वो देखना पड़ेगा। ऊपर लिखा है रमेश रानी का इकलौता भाई है, रमेश जो है वो रानी का इकलौता भाई है, और लिखा था कि रोनित रानी के भाई का बेटा है, ये रोनित। आपसे पूछ रहा है तो बताइए रोनित का मुकेश से क्या संबंध है। रोनित जो है वो मुकेश का कौन है, भांजा, भतीजा, भांजा, नेफ्यू, तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन जो है वो आने वाला है। इस तरीके से होगा। ये 26 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं बच्चों आगे 27। क्या लिखा है,
मनीषा की बहन साक्षी सुमन की पत्नी है। यहां पर मनीषा की बहन का नाम साक्षी किसकी पत्नी है? शुभम की पत्नी है। ठीक है, आगे लिखा है शुभम दर्शन का भाई है। ये लो भाई, दर्शन दर्शन का भाई है। मनीषा का बेटे आकाश की एक बहन रेखा है। आकाश की बहन का नाम क्या है? रेखा। मनीषा की एक बहन रेखा है। मनीषा के बेटे आकाश की बहन एक रेखा है, जो दर्शन की बेटी है। दर्शन की बेटी है। ओके, मनीषा, ये साक्षी और शुभम पति पत्नी थे, और दर्शन और मनीषा भी जो है वो पति पत्नी होंगे। ठीक है। सलोनी, आपसे कह रहा है रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है। दर्शन की माँ का नाम जो है वो क्या है? सलोनी है। क्लियर है? सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है? सलोनी साक्षी की कौन है? सलोनी जो है वो साक्षी की कौन है? सलोनी साक्षी की लगेगी बेटा माँ, मतलब सास। तो यहाँ पर मदर इन लॉ जो है करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो पेपर बहुत आसान था और करेक्ट आंसर आएगा मदर इन लॉ। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। 28 नंबर का एग्जाम्पल है। 28 नंबर क्या कह रहा है? अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा। कहने वाला कौन है? गगन। गगन कहने वाला है लेफ्ट में, और अमित की तस्वीर की ओर इशारा करता है अमित को राइट में। ठीक है, गगन कह रहा है कि इसकी बहन, यानी अमित की बहन, इसकी बहन की माँ, इसकी बहन की माँ मेरे पति, मेरी बहन की माँ मेरी माँ के पति। दोबारा देख लो, गगन कह रहा है कि इसकी बहन की माँ के पति मेरी बेटी की माँ है, मेरी बेटी की माँ के पति के पिता हैं। ओके, मेरी बेटी, मेरी बेटी की माँ के पति, ठीक है, और पति के भी कौन है? ये पिता हैं। तो अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है? एरो एक ही डायरेक्शन में करने होते हैं, ये बात आपको पता है। यहाँ एरो जब ये पति है तो कौन लगेगी इसकी? ये पत्नी। पति पे कट। माँ है तो कौन है इसकी? ये पुत्री। माँ पे कट। बहन है तो कौन लगेगा? ये भाई। इस पे कट। अपने आप को मान लीजिए गगन। ठीक है, रिश्ते में ला रहा हूँ, ध्यान देंगे आप सभी। गगन की बेटी की जो माँ है वो गगन की कौन है बेटा? पत्नी। गगन की बेटी की जो माँ है वो गगन की कौन है? नहीं, गगन की बेटी की माँ गगन की पत्नी, पत्नी का पति खुद गगन, गगन के पिता, ये पिता की पत्नी गगन की माँ, माँ की पुत्री होती है बहन, बहन का भाई होता है भाई, तो अमित लगेगा भाई। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 28 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। ये 28 नंबर का था, पूरी क्लास देख लो। बढ़ते हैं आगे। 29 नंबर क्या पूछ रहा है? इस आकृति में आपसे ट्राइंगल पूछे थे, कितने हैं? ट्राइंगल बड़े आराम से काउंट कर सकते हैं। ये वाला जो होता है ना बच्चों, मैंने बताया था कितने का सेट होता है? 8 का सेट होता है। तो 8 8 के 2 सेट इसके अंदर उपलब्ध हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो 8 और 8 16, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत आसान एग्जाम्पल था। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं? तो 8 का सेट तो ये है। ठीक है, 8 का सेट तो ये है, और 8 के बाद त्रिभुज कौन से रह गए? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16। इसके अलावा और पूरी आकृति में कोई भी त्रिभुज है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर आएगा 16, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होना है। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप हमने बना रखे हैं इन सभी में। और ये पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है अपना, आईएएस वाले बैच में पेपर हुआ था, इसका सॉल्यूशन जो है वो हम लेके आए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है परिवार में चित्र को देखते हुए राजन ने कहा। कहने वाला कौन है भाई? राजन। कहने वाला कौन है? राजन। राजन चित्र की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, कि वह मेरी पत्नी के पुत्र के पिता की माँ
कि वह मेरी पत्नी के पुत्र के पिता की मां के पति की कौन है ये? पुत्री है। चित्र वाली लड़की का राजन से संबंध क्या है? राजन पे अपने आप को मान लीजिए एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बदलने की जरूरत नहीं है। राजन की पत्नी का पुत्र, राजन का कौन होता है? बेटा। बेटे के जो पिता हैं खुद राजन होंगे। राजन की माँ, माँ का पति राजन के पापा, पापा की पुत्री राजन की बहन। तो यहाँ जो आंसर आएगा बहन आएगा। लड़की जो है वो राजन की कौन है, यही पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर दे के आओगे बहन। ठीक है, तो ये 31 है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि ये जो बात लिखी हुई है ना, ये बात निश्चित रूप से बनाने के लिए कौन सा प्रतीक आना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो सिंबल आना चाहिए। इक्वेशन जो है इसकी लिखी नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ, पेपर में तो आई थी, यहाँ टाइपिस्ट से गलती हुई है। तो क्या इक्वेशन थी वो बना रहा हूँ मैं। P मोर देन Q क्वेश्चन मार्क S इक्वल टू L क्वेश्चन मार्क N लेस देन M, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाई, अब इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन लिखूं जिससे Q लेस देन इक्वल्स टू L, ये बात सही हो जाए। एक तो Q लेस देन इक्वल्स टू L, एक तो ये बात सही हो जाए। एक S लेस देन M, ये वाली बात भी सही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले Q लेस देन इक्वल्स टू L, Q लेस देन इक्वल्स टू L कब हो सकता है? जब ये वाला चिन्ह आएगा तभी लेस देन इक्वल्स टू L हो सकता है। और S लेस देन M, S लेस देन M कब हो सकता है? जब यहाँ पर ये वाला चिन्ह आएगा। ठीक है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, पूरी क्लास एक बार देख लो, तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका कौन सा आएगा? थर्ड आएगा। ये 32 नंबर का एग्जाम्पल था। इक्वेशन एग्जाम में आई थी, यहाँ टाइप नहीं हुई थी तो मैंने अलग से इसको लिख दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहाँ पर कैलकुलेशन पता करनी है, क्या कैलकुलेशन चल रही है। जी का नंबर 7 है, आर का 18 है, 1 है, 16 है और 5 है। 7 का 3 से मल्टीप्लाई, 18 का 3 से, 1 का 3 से, 16 का 3 से और 5 का 3 से, सब में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आंसर निकाल सकते हैं क्या ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई करके? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 48 आएगा यहाँ तो। 5 या 15, 3, 9, 24, 9, 24 और 48, 9, 24, 48, यानी डी ऑप्शन जो है 33 का जो है सही आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना है, नंबर लिखना था और नंबर लिख के सीधे गुणा किससे करना था? हमको 3 से गुणा करना था। ठीक है, नेक्स्ट अगली आकृति है। इस आकृति में बच्चों हमें त्रिभुज गिनने हैं। त्रिभुज कितने हैं? 34 नंबर की आकृति है। ट्राइंगल काउंट करना मैं स्टार्ट करूंगा इसमें। इससे पहले देखो, इसमें अगर देखा जाए ध्यान से तो ये एक डिजाइन इसके अंदर दे रखी है। ये एक डिजाइन दे रखी है इसके अंदर, और ये 8 का सेट होता है। ठीक है, तो 8 का सेट तो उसमें उपलब्ध है। ये वाला दिखाई दे ही रहा होगा आपको, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, 8 का सेट तो ये है सीधे सीधे। इसके अलावा ये 3 त्रिभुज 8 में नहीं गिने हमने, पहली बात तो। ठीक है, 3 त्रिभुज 8 में नहीं गिने। और इसके अलावा जो ये 3 नहीं, 2 का सेट है, क्योंकि ये वाला तो जो है ना नीचे काउंट हो गया था। देखो मैं बता देता हूँ कौन सा वाला सेट है 8 का। उस पर लाइन खींच लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा। ये वाला जो सेट है ना, ये 8 का सेट है। नहीं, ये वाला नहीं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो गिरना ही पड़ेगा, फिर कोई रास्ता नहीं है इसमें। तो एक काम करते हैं, फिर काउंट ही कर लेते हैं, चलो। ठीक है, 8 का सेट तो दिख नहीं रहा ढंग से,
तो एक काम करते हैं, फिर जितने गिन सकते हैं उतने के उतने जो हैं वो एक बार काउंट कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो आइए पूरी क्लास गिनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला 3 का सेट है बच्चों, ठीक है। 3 का सेट ये वाला है और 2 का सेट ये वाला है। 2 का सेट कैसे, एक छोटा त्रिभुज और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज, सही है। 2 का सेट ये वाला है। ये वाला जो सेट है वो 3 का सेट है और ये वाला 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज, सही है। इसके अलावा एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है बिल्कुल, जो कहीं से काउंट नहीं हुआ था, है ना। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाला भी 2 का सेट होगा। ये वाला 2 का कौन सा होगा, 2 का सेट कलर अलग देता हूँ इसमें मैं, जो आपको क्लियर दिखाई देगा। देखो ये वाला 2 का सेट है। 2 का सेट कैसे, एक तो छोटा त्रिभुज ये वाला कहीं से नहीं गिना, और एक ये जो बड़ा त्रिभुज है ये भी मैंने कहीं से काउंट नहीं किया है। तो एक बार अभी तक जोड़ के देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ से बच्चों देखो 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13। 13 तो अभी तक दिखाई दे गए हैं, और एक अब बड़ा त्रिभुज है जो बिल्कुल अलग दिखाई देगा आपको, और जो हमने कहीं से भी काउंट नहीं किया है, कहीं से भी हमने नहीं गिना है, वो मिलाकर बनेगा ये वाला, दिखाई दे रहा है 14। तो करेक्ट आंसर इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। तो 14 जो है इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो एग्जाम्पल है वो 35 है, और 35 जो है ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। इसको हमें सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा। चलिए देखो, ये कह रहा है पी एम जेड ए और एल 5 सदस्य हैं परिवार में। एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं, ओके। एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं, तो एल जो है वो पुरुष है प्लस। जेड और एल वैवाहिक संबंध में हैं। जेड और एल वैवाहिक संबंध में है, एल प्लस है तो ये बेटा माइनस होगा, ठीक है। पी एम और ए उनके बच्चे हैं। क्या क्या नाम है, एक का नाम पी एम और ए, ये सब बेटा महिला होंगी क्योंकि पुरुष एक ही था परिवार में, लिखा था ये बात, ठीक है। आगे एम जेड से किस प्रकार संबंधित है। एम जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो एम जो है वो जेड की कौन लगेगी, पुत्री। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बहुत आसान एग्जाम्पल था, तो आंसर आएगा पुत्री, ठीक है। तो एक बार देख लो पूरी क्लास, ये नंबर था 35। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, अमन बमन और चमन भाई है। अमन बमन और चमन का भाई है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक की पोजीशन क्लियर है, अमन। ये किसका भाई है, बमन का और बेटा चमन का। तो इसका मतलब ये प्लस है, इनका जेंडर क्लियर नहीं है। बमन एमली की माँ है, ओके, फीमेल है, और इसकी बेटी का नाम जो है वो क्या है, एमली। एमली। फरहान अमन के पिता हैं। फरहान जो हैं वो अमन के पिता हैं। यहाँ पर बेटा फरहान, ये सब बच्चे फरहान के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। सही जो है वो कौन सा है, सत्य कौन सा है। अमन और एमली भाई बहन हैं। अमन एमली भाई बहन है, नहीं, गलत है पहला। चमन पुरुष है, पता नहीं है चमन के बारे में। चमन अमन का भाई है, पता नहीं है मुझको। बमन चमन की बहन है, हाँ ये 100% पता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में पोजीशन जो है वो क्लियर है। क्योंकि बमन जो है वो फीमेल है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका आप देके आएंगे डी ऑप्शन, ठीक है। बच्चों बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये आ रहा है, इस आकृति में हमें गिनने हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज गिनने के लिए सबसे पहले यहाँ अगर देखा जाए तो ये वाला 8 का सेट होता है, ठीक है। ये 3 का है, ये 2 का है। 2 क्यों है, क्योंकि कॉमन है ये वाला, इसलिए। 5 और 3, 3 और 2 5 और 8 13 तक पहुंच गए अभी तक। 13 के बाद देखो बच्चों 14
15, और 15 के बाद एक ये रहा बच्चों, देखो दिखाई दे रहा है त्रिभुज 16। तो मैं कह सकता हूं आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, 16। 16 त्रिभुज जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। वापस देख लो, सबसे पहले 4 4 का डबल कर दिया, 4 का डबल कर दिया मैंने 8। इसके बाद ये 3 का सेट लिया था मैंने, सही है। उसके बाद ये 2 का सेट लिया था, 3 त्रिभुज अलग से, तो सबका टोटल मिलाकर कितना आना है, 16 आना है, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल को आप देखिए बोर्ड पे। यहाँ पर देखो, ये इसका कोड जो है वो इसके बराबर है, इसका कोड इसके बराबर है, तो उसी में डी का कोड क्या होगा। अरे ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल हो गया। डी का कोड ये रहा। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है सही आंसर इसका होने वाला है। ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल पूछ लिया, 38। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या है। एन का कोड देखना है बच्चों, एन का कोड है 5। कलर चेंज करते हैं, एन का कोड आ गया 5। ओ का कोड क्या आ रहा है, कोई से ओ को देख लो, 6 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वी का कोड देखिए बच्चों, वी वी जो है वो कौन से पे आ रहा है वो आपको देखना है। तो वी का जो कोड है वो तो दिया नहीं है, तो बी ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो फाइनल है। और ई का कोड क्या है, ई ई का कोड क्या है वो आपको पता करना है। ई का कोड आखिरी में 5 दे रखा है, तो बी का कोड खाली छोड़ रहा हूँ अभी। ई का कोड 5। एम का क्या दे रखा है बच्चों, एम का दे रखा है 4 दे रखा है साहब। बी का क्या दे रखा है, बी का दे रखा है यहाँ से 2 दे रखा है। ई का क्या दे रखा है, ई का सब 5 दे रखा है। आर का क्या दे रखा है, आर का जो है वो 9 दे रखा है। मतलब 54 25 जिसके लास्ट में वो आंसर है 54 25, 54 25 और 9, 54 25 9, इसमें नहीं है, ये गलत है। 54 25 एक गलत है। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ऑप्शन को देखते हुए, और इसका कोड जो ले रहा है वो 4 ले रहा है। वी का जो कोड है वो क्या ले रहा है, 4 ले रहा है। तो ऑप्शन को देख के तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो रहा है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये ऑप्शन को देख के जो है फिर सॉल्व हुआ है, तो आंसर आएगा इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल, ये डी का नंबर आप जानते हैं कितने पे आता है, डी 4 पे आता है साहब। आई आता है 9 पे और डी आता है 4 पे, यही लिख रहा है। डी का 4, ई का 5, ए का 1 और 18। 18 की जगह लास्ट वाले डिजिट को लिख रहा है। डबल अंकों की कोई भी संख्या है तो लास्ट डिजिट को लिखना है, और सिंगल डिजिट है तो ऐसे कैसे जो उसका नंबर है वो लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं भाई। बी का 2 आ रहा है, ई का 5 आ रहा है, और एन का 14 होता है, लास्ट डिजिट 4 को ले रहा है। टी का 20 है, लास्ट डिजिट 0 को ले रहा है। उसी क्रम में आंसर निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब। 6 15, 15 का लास्ट डिजिट लेना है 5, 18 का लास्ट डिजिट लेना है 8, 2 658, 658 यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो पूरी क्लास देख लो एक बार। 40 तक पहुंच चुके हैं अभी। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो लाइक करें, शेयर कर दीजिए। जिससे क्या है फिर ये सारे एग्जाम्पल आप तक पहुंचते रहेंगे बच्चों। बढ़ रहे हैं आगे हम। अगला एग्जाम्पल ये है। अब इसमें सीरीज क्या चल रही है वो हमें पता करना है। हाँ भाई, इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या क्रम है देखो, ई से अगर एफ की बात करता हूं तो ये +1 है, एन से ओ जो है वो भी +1 है, टी से टी एज इट इज ऐसे की ऐसे, ये बच्चों +2 है, और ये वाला भी +2 है, तो ये 0 मान लो, ठीक है। इसी क्रम में अगला भी चेक कर लो, +1 +1 0 +2 +2। इसी क्रम में आंसर चाहिए, +1 डी जे ऐसे के ऐसे, +2 एन +2 एफ।
DJIF, DJ, अच्छा ये प्लस N से O +1, S से I आना चाहिए, I है ना, DIINF, करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होना है, ठीक है। चलो बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल 42 है, करके बताओ आप सभी, पूरी क्लास सॉल्व करके बताओ एक बार क्या आंसर आएगा, और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही आंसर देंगे आप में से। फटाफट, ये बढ़िया एग्जाम्पल है और मुझे उम्मीद है ये काफ़ी सारे लोगों ने सही सॉल्व किया होगा। यहाँ पर सीरीज का क्रम क्या है बच्चों, वो देखो। ठीक है, यही इसी क्रम में आंसर। हाँ भाई, ऐसे यहाँ लास्ट टू वन में देखो एक बार, लास्ट टू वन में L से K -1, A से B +1, +1, -1, +1, -1, -1। सीरीज का पता चल रहा है तुम्हें? अगर वॉवल्स है AEIOU, तो उनमें तो क्या हो रहा है बच्चों, ये +1 हो रहा है लास्ट टू वन से, और जो कॉन्सोनेंट हैं उनमें -1 कर रहा है। तो ठीक है, इसी क्रम में आंसर। इसमें तो बेटा +1 होगा तो F आएगा, इसमें -1 से R आएगा, इसमें +1 से B आएगा, +1 से F आएगा, -1 से सब K आएगा, +1 से F आएगा, और -1 से सब Q आएगा। ऑप्शन है क्या? FR, FK, FR, FRBF, FRBF, KFQ, यानी D। डी आंसर जो है वो सही आंसर होगा। तो ये स्वर और व्यंजन से हो रहा है, ठीक है। स्वर में तो क्या कर रहा है, देखो लास्ट टू वन से जितने भी स्वर हैं उसमें +1 कर रहा है, और जितने भी व्यंजन हैं उन सब में -1 कर रहा है। तो करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो डी ऑप्शन इसका होने वाला है, बिल्कुल सही है। 43 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको देख लो। ठीक है, यहां से सीरीज का क्रम क्या है वो हमें पता करना है, क्या क्रम चल रहा है। तो यहां से +1, +2, +3, -1, -2, -3, ये क्रम है। एक बार +1, +2, +3, फिर वापस से -1, -2, -3, इसी क्रम में ये चल रहा है। इसी क्रम में आंसर चाहिए मुझे। +1 M, +2 C, +3 क्या आएगा बच्चों? W आएगा। अरे आ रहा है कि समझ में? तो +1, +2, +3, और फिर -1, -2, -3, ठीक है। यहाँ से -1 D, -2 L, -3 Q, MCWD, MCWD LQ, MCWD LQ, इसका आंसर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्रम चल रही है, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है पूरा, ये पूरी क्लास देख लीजिए। 43 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 44 में इसका जो कोड है वो ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। तो मेक वन कोड आपसे पूछ रहा है किसका होगा। ठीक है, सब में अगर देखा जाए तो तीनों में कोड कॉमन है, तीनों में कोड कॉमन है। और तीनों में क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे? तीनों में तीन, तीन जो है वो तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोड का जो कोड है वो कितना है भाई? 3 आ गया। मेक कहाँ लिखा है? इसमें नहीं है मेक।
इसमें भी नहीं है मेक, इसमें भी नहीं है। वन, वन जो है इसमें, इसमें किसी में भी नहीं है। तो इसका मतलब इनका कोड आएगा नया, कोड आएगा नया, तो पुराने में शामिल नहीं कर सकते। ऑप्शन ही आपको आंसर बताने वाला है, ठीक है। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 3 तो आखिरी में आएगा, ये तो फाइनल है, ठीक है। 3 तो आखिरी में आएगा, ये तो फाइनल है। तो 3 तो ऑप्शन में होना चाहिए जब भी आंसर आ सकता है। तो ए में तो 3 ही नहीं है, बी में भी 3 नहीं है, और डी में भी 3 नहीं है। ऑप्शन को देख के फटाफट सॉल्व हो रहा है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 45। इसमें क्या कह रहा है सुनिए। 45 भी बहुत आसान एग्जाम्पल पूछा था कि यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसको पालिएगा। पालतू पशु होता है बच्चों कुत्ता, डॉग। और कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, मोंगूज कहा जा रहा है, नेवला कहा जा रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो मोंगूज आएगा, नेवला आएगा। ये बहुत आसान एग्जाम्पल था 45 नंबर का। 46 नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका आंसर बताना है, कॉमन देख के कोड लेना है आपको। ये कोड इसके बराबर है, ये कोड इसके बराबर है, ये कोड इसके बराबर है। तो एज का कोड पूछ रहा है आपसे, एज का कोड क्या है। तो ठीक है, एक काम करते हैं बेटा, मॉर्निंग कॉमन ले लेते हैं। मॉर्निंग में कॉमन क्या आ रहा है, डी यू कॉमन आ रहा है मॉर्निंग का कोड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में क्या चीज़ कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन नहीं है। सेकंड और थर्ड में देख लो, चलो सेकंड और थर्ड में ये कॉमन है, और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, टी यू, ठीक है, सही है। अब इसके बाद में टी भी कॉमन है, अच्छा टी भी है। तो ये फिर तो कोड क्लियर नहीं है, जब दो दो चीज़ कॉमन होती है ना, तो फिर कोड किसका क्या होता है, क्लियर नहीं होता है। और इससे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इससे तो पूछा ही नहीं है आपसे कोड किसका पूछ रहा है, ये एज का पूछ रहा है। एज खाली बचा है, सामने खाली क्या बचा है, रे। तो एज का जो कोड है वो आएगा रे, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होना है, ठीक है। पूरी क्लास देख लो एक बार, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये भी 47 भी बिल्कुल ऐसा ही है, वही तरीका है। आप एक बार कॉमन देख के कोड निकालिएगा कि कॉमन देख के जो कोड है वो क्या आने वाला है, ठीक है। एक बार सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पर देखें तो इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, और इसका कोड ये है। तो आपसे गेम का कोड पूछा गया है कि गेम का जो कोड है वो क्या होगा। सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो, फर्स्ट और सेकंड में लाइव कॉमन है, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड में क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा, एम यू, ठीक है। सेकंड और थर्ड में इज कॉमन है, और यहाँ एस आई कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे। और गेम का जो कोड बचा है वो क्या बचा है, जेड टी बचा है, जेड टी। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 48 पे आते हैं। 48 में क्या सीरीज चल रही है वो देखते हैं। यही सारे के सारे अक्षर इधर हैं, और यही इसी क्रम में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले टी एस ए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 1 3 4 5 7 6, इसी क्रम में आंसर चाहिए आपको। ठीक है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, इसी रूप में अरेंज करना है। 2 का मतलब है आर, 1 का मतलब है सी, 3 का मतलब है आई, 4 का मतलब है सी, और 5 का मतलब है बेटा के। इनको पलट दो 7 6, यानी टी, आर सी आई सी, आर सी आई सी, आर सी आई के, आर सी आई सी, आर सी आई के, ठीक है। के टी, के टी ई,
और सही आंसर आएगा सी। 48 का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो बच्चों ये 49 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पूरी क्लास ध्यान से देखना। यहां पर क्या लिखा है देखो, क्या क्रम चल रहा है वो आपको समझना है। ओ इधर, 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 एल इधर, यहाँ से ये -3 है, यहाँ से ये -2 है। ठीक है, इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। -3 किया जाए तो आर आएगा और -2 किया जाए तो के आएगा। ऑप्शन की बात करूँ तो KTAR सही आंसर आएगा, बी ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ डायरेक्ट डेट का बार हमसे पूछा गया है और डायरेक्ट डेट का बार हमको निकालना है। सॉल्व कैसे कर सकते हैं देखिए, 16 मार्च 2007 का बार पूछ रहा है। सबसे पहले दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड। मार्च का महीना कोड आता है बेटा 144। ठीक है, शताब्दी 6, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का एक बार भाग जाएगा, सबको जोड़ के भाग कितने का? 7 का। 16 और 7 23, 23 और 4 27, 7 6 13, 27 और 1 28, खत्म। शेष फल आएगा 6। 6 पे आता है फ्राइडे, शुक्रवार। यानी बी ऑप्शन जो है 50 का करेक्ट आंसर होने वाला है। 51 नंबर का एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमको ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल के कितने कितने के इसमें सेट हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 3 3 के सेट को एक बार साइड में कर लेते हैं हम। पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3 और एक ये सिंगल। ठीक है, तो अभी तक जो है वो कितने हो चुके हैं? 13 तो ये वाले हो चुके हैं, क्लियर कट है ना। 13 तो ये हो गए। इसके अलावा और कौन सा त्रिभुज है जो हमने कहीं से नहीं गिना है, उसको हमें और ढूंढना है। ठीक है, तो 3 3 के ये सेट हो चुके हैं, 4 तो ये हो गया। अब इसके बाद में और कोई त्रिभुज ऐसा जो हमने पहले कहीं से काउंट नहीं किया हो, उसको मुझे देखना है। तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये बीचों बीच में दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो एक और है, सभी का टोटल किया जाए तो 14 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। तो सबसे पहले 3 3 के सेट ही हम हटाते हैं। पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3। अब सिंगल सिंगल जितने रह गए, सिंगल सिंगल, एक 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 एक। ठीक है, सिंगल 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 सिंगल। एक काम करिए ना, इसको दो दो के सेट दे लेते हैं अपन, है ना। सिंगल सिंगल की जगह दो दो का सेट दे लेते हैं। दो का सेट कैसे देंगे आप देखना जरा। दो का सेट कैसे देंगे, एक तो इसको दो का सेट दे सकते हैं अपन, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। एक इसको दो का और दो का, दो दो के सेट तो इनको दे सकते हैं अपन। इसके बाद में ये सिंगल ये सिंगल, ठीक है, जो कहीं से काउंट नहीं किए मैंने। ठीक है, इसके बाद में ये सिंगल ये सिंगल। एक बार इन्हीं का टोटल हम करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 12 तो ये हैं, और 12 और 8 20 हो गए। 20 के बाद 2 4 6 26 हो गए। 26 के बाद में अब ऐसे त्रिभुज जो हमने कहीं से भी काउंट नहीं किए हैं, वो ट्राइंगल मुझे अलग से और देखने पड़ेंगे। इसमें कौन कौन से त्रिभुज हैं जो पहले कहीं से भी काउंट नहीं किए हैं। तो देखो ये दो त्रिभुज रह गए जिनको पहले कहीं से भी काउंट नहीं किया मैंने। ठीक है, तो सही आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 28 आएगा। 28 त्रिभुज जो हैं वो पूरी आकृति के अंदर होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, ये कैलेंडर का एग्जाम्पल है। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है बच्चों, जुलाई 2007 में पहला सोमवार कौन सी तारीख का था। ठीक है, व्हाट वाज द डेट ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ जुलाई, ये पूछा गया है। तो ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब भी ऐसा एग्जाम्पल आए तो 1 जुलाई का आपको डेट देखना है, डे देखना है कौन सा आने वाला है। तो डायरेक्ट डेट का बार निकालने के लिए डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड। मंथ कोड जुलाई का होता है 0,
ठीक है। सेंचुरी, लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, 7 से 7 कट गया, रिमाइंडर बचा 1, 0 पे सैटरडे है तो 1 पे आता है संडे। ठीक है, तो मंडे पूछ रहा है, मंडे कब आने वाला है, तो 1 का संडे है तो मंडे जो आएगा वो 2 जुलाई का आएगा। तो यहाँ सही ऑप्शन जो आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। 53 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, इसमें पूछा गया आपसे कि व्हाट डे विल मार्च 15 2020 बी, 15 मार्च 2020 का कौन सा वार होगा। सॉल्व कर सकते हैं। 15 मार्च 2020 का वार, सबसे पहले डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी प्लस लीप ईयर, 20 में 4 का भाग 5 बार जाता है। ठीक है, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 7, अगर यहाँ हम टोटल करें तो बच्चों कितना आ रहा है, देखो ये 20 आ गया। ठीक है, 20 और 15 35, 35 जो है वो 7 से कट जाता है, ये खत्म हो गया। 7 की 7 में ये जो है यहाँ पर 15 आ रहा है टोटल इनका, तो रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, 1 पे जो आता है वो आता है संडे, तो इसका आंसर आने वाला है संडे, रविवार, यानी बी ऑप्शन 54 का सही आंसर होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी F10 का पेपर भी बहुत जल्दी ये है, मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्यूशन भी मैं आपके सामने डालूंगा। और ये लाइव क्लास होती है हमारी इवनिंग में, तो लाइव क्लास ज़रूर देखिएगा। इवनिंग में ये टाइमिंग रहता है हमारा 7:15 के आसपास का, ये डेली लाइव क्लास चलती है। और बीच में कभी काम होता है तो एक दो दिन छुट्टी के रहते हैं, नहीं तो लाइव क्लास से प्रैक्टिस जो आपकी बनी रहेगी। अगर आप पे टाइम है तो आप लाइव क्लास भी ज़रूर देखिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उन सभी में रीजनिंग के लिए लाइव क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 55। यहाँ पर कह रहा है यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार है तो 8 अप्रैल को सोमवार है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है उस महीने की 30 तारीख को वार क्या होगा। 30 अप्रैल का वार निकालना है, दोनों के बीच में दिन देख लो बच्चों, 22 दिन है, 7 का भाग लगाओगे, रिमाइंडर 1, अगला ही दिन ट्यूसडे मंगलवार आने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बहुत आसान पेपर था और मुझे उम्मीद है आप सभी ने जो है आंसर सही सॉल्व किए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 55। 55 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है देखो, आपसे कह रहा है इट इज थर्सडे 15 फरवरी 2018, व्हाट डे विल इट बी ऑन 18 अप्रैल 2019। मतलब 15 फरवरी 2018 को अगर गुरुवार है, ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा बार होगा, ये आपसे पूछा गया। एक डेट का बार दिया है, दूसरी डेट का बार निकालना है, तो मैंने बताया था कि दोनों के बीच में दिन देखने पड़ते, दिन कितने। तो सॉल्व कैसे करोगे देखना। 15 फरवरी 2018 का गुरुवार है तो 18 अप्रैल 2019 का कौन सा बार होगा। ठीक है, अब फरवरी से फरवरी की बात करते हैं तो साल इसमें एक है, एक साल इसके बीच में है, और एक साल जो है वो साधारण वर्ष है, जनरल ईयर है, और एक साधारण वर्ष का छोटा रूप एक होता है। तो मतलब साल के लिए जो ऑड डे आ रहे हैं वो 1 आ रहा है। उसके बाद में फरवरी का महीना जो ख़त्म करने के लिए दिन चाहिए, 2018 जो है वो आपके सिंपल ईयर होता है, जनरल ईयर होता है। जनरल ईयर में 28 डेज होते हैं फेब के, है ना। ठीक है, फरवरी 28 डेज की होती है, 28 में से 15 घटा दीजिए तो कितना, 13। फरवरी के बाद बेटा मार्च 3, अप्रैल का दे रखा है 18, सबको जोड़ के भाग कितने का, 7 का। 7 का भाग 18 और 3 21, और ये खत्म, सारे खत्म हो गए 0 0 पे, मतलब जो बार दे रखा है वही बार, थर्सडे यानी गुरुवार। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। देख लीजिए पूरी क्लास, 56 नंबर का एग्जाम्पल है। तो टोटल एग्जाम्पल आए थे 75 इसमें, और 75 में से 56 हमारे सॉल्व हो चुके हैं। और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है,
अगला एग्जाम्पल देखिए, आपसे कह रहा है इफ 31 दिसंबर 2015 वाज ए थर्सडे, व्हाट वुड बी द डे ऑन 1 जुलाई 2020। तो 31 दिसंबर 2015 का अगर गुरुवार है तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा बार होगा। तो सॉल्व कर सकते हैं, ये पिछले के जैसा ही है। 1 जुलाई 2020 का बार, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डेट को एक जैसा कर लीजिए आप, ठीक है। 2015 गुरुवार है तो अपने मन से 31 दिसंबर 2020 का बार निकाल लीजिए। ऐसा करने पर क्या है कि साल का अंतर मुझे दिखाई देगा, कितने साल इसके बीच में है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 5 साल इसके बीच में है। इन 5 साल में लीप वर्ष जो है वो 2 लीप वर्ष आएंगी। कौन कौन सी आएंगी 2 लीप वर्ष, आप बताएं जरा मुझे। या तो देखो, एक लीप वर्ष को यहाँ ले लो, एक को फरवरी में ले लो, या दोनों को एक साथ लेके ना काम खत्म करो, मैं तो यही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि 2000 जो ये 20 है वो लीप वर्ष है ना, और एक 2016 लीप वर्ष है, 2 लीप है और 3 साधारण वर्ष हैं। एक साधारण वर्ष का छोटा रूप 1 होता है तो 3 में 3 होंगे, ये फाइनल है। एक लीप वर्ष का छोटा रूप 2 होता है तो 2 में 4 होंगे, तो 4 और 3 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 में भाग लगाऊं 7 का तो शेषफल 0, तो इसका मतलब इस डेट को भी कौन सा बार आने वाला है, गुरुवार आने वाला है। अब देखो 31 दिसंबर 2020 का अगर थर्सडे है तो हमें बैक डेट का बार निकालना है, यानी 1 जुलाई 2020 का बार निकालना है। जुलाई का महीना ख़त्म करने के लिए 30 दिन का महीना होता है, 29 दिन चाहिए, 29 का छोटा रूप 1। अच्छा, जुलाई अगस्त दोनों 31 31 का होता है, तो जुलाई का महीना ख़त्म करने में 30 दिन चाहिए, 2। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 31 का छोटा रूप कितना होता है, 3। और 7 का भाग आपको लगाना है टोटल इसमें। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से देखें, 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 2 8, रिमाइंडर बचेगा 1। एक दिन पीछे अगर बात करें बेटा, वेडनेसडे बुधवार आएगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। फर्स्ट आंसर जो इसका आंसर होने वाला है वेडनेसडे, बुधवार। बुधवार जो है सही आंसर होगा, 57 है। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, करेक्ट आंसर आएगा वेडनेसडे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, 58 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे इसको भी एक बार सॉल्व करते हैं, ये भी कैलेंडर का ही एग्जाम्पल है। यहाँ लिखा है 2018 में 4 मार्च को बुधवार माने, कह रहा है तो मान लो 4 मार्च 2018 का बुधवार है। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों 7 मार्च सन 2019 का कौन सा बार है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए इन दोनों के बीच में 1 साल और कुछ दिन है। तो यहाँ पर साल की अगर बात करूँ तो साल जो है वो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में छोटा रूप होता है 1, तो साल में जो ऑड डे आएंगे वो 1 आएगा। इसके बाद में दिन कितने हैं बेटा, मार्च में 7, 3 दिन और हैं, ठीक है, 4 दिन आ गए। बुध के बाद गुरु, शुक्र, शनि और एक रवि। संडे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, रविवार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। 58 तो बहुत ज़्यादा आसान था। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है 59। ये भी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्या पूछ रहा है आपसे, देखें, आपसे कह रहा है कि आज जो है ये तारीख है, उस तारीख को गुरुवार है। लिख देता हूँ कि 23 फरवरी सन 2012 का थर्सडे गुरुवार है। तो आपसे कह रहा है कि 91 दिन बाद कौन सा बार होगा, ठीक है। बाद की बात कर रहा है, 7 का भाग लगा लो, रिमाइंडर आएगा बच्चों 0। 0 का मतलब जो बार दिया है वही बार आने वाला है। तो आंसर इसका भी क्या आएगा, थर्सडे आएगा, गुरुवार, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है 60 नंबर का। इसमें क्या कह रहा है सुनिए, आपसे कह रहा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। 1 जनवरी 2018 का सोमवार था। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से किस वर्ष के नए वर्ष की शुरुआत सोमवार से ही होगी। तो मैंने बताया था साधारण वर्ष में 1 दिन का अंतर और लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें 2018 से 1 जनवरी
2019 की बात करें तो साधारण वर्ष है। 1 जनवरी 2020 की बात करूं तो ये भी साधारण वर्ष है, क्योंकि जनवरी में जो है वो लीप वर्ष का पता नहीं चलता है। फरवरी महीना जो आता है वो लीप वर्ष आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में फरवरी के 2 दिन आएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर डेट एक जैसी है और जनरल ईयर है तो उसके बीच में 1 दिन का अंतर आता है, और लीप ईयर अगर होती है, सेम डेट होती है, तो उसके बीच में हमेशा 2 दिन का अंतर आता है। ये बात मैंने बच्चों क्लास में पढ़ाई थी आपको, और मुझे उम्मीद है आपको याद भी होगी। यहाँ पे अगर बात करें 1 जनवरी 2021, ये लीप वर्ष में काउंट होगा। 1 जनवरी 2022 एक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट 1 जनवरी 2023 एक, और 1 जनवरी 2024 अगले में लीप आएगी, साधारण में ही माना जाएगा, जनवरी का महीना है, और 7 आ जाना चाहिए टोटल। जहाँ 7 आ जाए वहाँ रुक जाना, क्योंकि उसी डेट में वही बार जो है वो फिर से आने वाला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ जो बच्चों आएगा वो कौन सा आएगा, 2024। यानी 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो अगला सोमवार जो आने वाला है वो कब आने वाला है, 1 जनवरी 2024 को आने वाला है। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम आगे। ये 60 नंबर का एग्जाम्पल था। 61 नंबर के एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, सुनो, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन शुक्रवार है, 1 जनवरी का शुक्रवार है, लीप वर्ष ना हो, ये कंडीशन है। ठीक है, साधारण वर्ष है, तो उसी वर्ष का अंतिम तारीख कौन सी बार होगा, 31 दिसंबर को कौन सा बार होगा। मैंने कहा था कि अगर साधारण वर्ष का कैलेंडर जिस वार से शुरू होता है उसी बार पे आके खत्म होता है, यानी 1 जनवरी को जो बार होने वाला है वही जो बार है वो कब होगा, 31 दिसंबर को होगा। और लीप वर्ष में मैंने बताया था कि हमेशा 1 दिन आगे हो जाता है। तो ये वही एग्जाम्पल है, वही बेसिक का एग्जाम्पल है। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर का भी सेम बार होगा, फ्राइडे, शुक्रवार। ऑप्शन की बात करें तो 61 का जो आंसर है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल 62 है। श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ जो है मंगलवार को 30 सितंबर 1997 मंगलवार को मनाई है। ठीक है साहब, तो वह अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएगी, उसी दिन की बात कर रहा है। तो मैंने इसके लिए एक बेसिक बताया था आपको। मैंने कहा था अगर साधारण वर्ष होती, लीप वर्ष के तुरंत बाद की कोई सन होती है तो 6 जोड़ के आंसर निकालना होता है, और उसके अलावा और कोई लीप वर्ष होती है, लीप के तुरंत बाद की नहीं होती है, और कोई साधारण वर्ष होती है तो उसमें 11 जोड़ के उत्तर निकालना होता है। और एक बच्चों मैंने बताया था अगर लीप वर्ष होती है तो हर 28 साल में लीप वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है। रिपीट कैलेंडर के ऊपर मैंने क्लास में एग्जाम्पल समझाए थे, दोबारा बता रहा हूँ। अगर लीप के तुरंत बाद की कोई भी सन है तो +6 करके आंसर निकालना होता है, और अगर लीप के तुरंत बाद की साधारण वर्ष, ठीक है, उसके लिए +6 होता है, और अगर उसके अलावा और कोई साधारण वर्ष होती है तो उनमें 11 जोड़ना पड़ता है, और लीप वर्ष ही होती है एग्जाम्पल में तो 28 साल जोड़ के लीप वर्ष का कैलेंडर अपन रिपीट करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों कह रहा है ये लीप के तुरंत बाद है, 96 लीप होती है, तो ऐसे में 6 जोड़ के जो है वो आप आंसर निकालेंगे तो सही आंसर आएगा बच्चों 2030। 30 सितंबर 2030 जो है वो आंसर आने वाला है, 2003 सॉरी। तो सही आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज ये कह रहा है यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, सबसे पहले आज का दिन, आने वाला कल हमेशा राइट हैंड पे होता है, बीता हुआ कल हमेशा लेफ्ट हैंड पे होता है। यदि बीते कल से पहले का दिन बुधवार था, बीते कल से पहले का दिन बुधवार था, तो आपसे पूछा गया है बच्चों रविवार कब होगा। बुध के बाद ये गुरु, ये शुक्र, ये शनि, और ये रविवार, यानी परसों, यानी कल से अगला दिन, आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद। ठीक है, और आने वाला कल, ना आज ना आने वाले कल से अगला दिन, ये बात सही है। तो मैं कह सकता हूँ डी ऑप्शन जो है वो 63 का सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। इस आकृति में हमको क्या काउंट करने हैं, क्यूब, घन काउंट करने। घन गिनने का तरीका बताया था मैं आपको कि यहाँ पर ये हैं 3, तो ये भी कितने होंगे बच्चों, 3, ये वाले 2 हैं, और ये सब मिला के 3 है। 3 और 3 6, और 3 9 और 2 11,
यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, 64 का आंसर आएगा बी। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है, राजीव का जन्म उसके पिता उसके भाई 32 वर्ष अधिक आयु के। अच्छा, चलो देख लेते हैं बच्चों कैसे सॉल्व होगा। देखो क्या कह रहा है, यूं कह रहा है राजीव का जन्म हुआ तो उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष अधिक थे, बड़े थे। राजीव का जब जन्म हुआ है तो राजीव का ये बच्चों भाई है, और भाई से पिता बड़े हैं, कितने साल बड़े हैं भाई, 32 साल बड़े हैं, ठीक है। माता उसकी बहन से 25 साल बड़ी है, ये बहन, बहन से माता बड़ी है, 25 साल बड़ी है, ठीक है। अब कह रहा है यदि राजीव का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है, यदि राजीव का भाई राजीव से 6 साल बड़ा है, तो एक बात समझ में आ रही है मेरे कि जब राजीव पैदा हुआ था, जब भाई पैदा हुआ था पिता 32 के थे, जब राजीव पैदा हुआ है तो बेटा पिता कितने साल के, देखना 40 साल के पिता हैं, नहीं 38 साल के पिता हैं, सॉरी 38 साल के पिता हैं। जब राजीव पैदा हुआ था तो पिता की आयु 38 साल थी। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है तो राजीव के जन्म के समय में राजीव की बहन की आयु क्या थी। ओके, आगे कुछ लिखा है क्या, उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। अब तो सॉल्व हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है भैया। राजीव जब पैदा हुआ था तो ये 38 साल के थे पापा, और मम्मी जो है वो 3 साल छोटी है। तो राजीव जब पैदा हुआ था, राजीव जब पैदा हुआ था तो राजीव की मम्मी की उम्र कितने साल रही होगी बेटा, 35 साल रही होगी। 3 वर्ष ही तो छोटी है पिता से, पिता 38 के थे तो माता 35 की रही होगी उस टाइम पे, है ना। और सुनो, यहाँ पर आपको जो गणित है वो 35 साल की करनी है, तो राजीव की बहन राजीव से, देखो ये 35 होना चाहिए, 25 तो माता बड़ी है बहन से, तो बेटा ये 10 साल और आएगा तभी तो टोटल 35 बैठेगा। तो बहन राजीव से कितने साल बड़ी है, 10 साल बड़ी है साहब। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार, बहुत आसान एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, आपको देखना है कि इसकी जगह कौन सा चिन्ह रखें जिससे जिससे ये बी मोर देन जेड निश्चित रूप से सही है। तो बाएं से दाएं निम्नलिखित में कौन से प्रतीक रखे जाने चाहिए, बी मोर देन जेड, तो जाहिर सी बात है मोर देन वाले चिन्ह आने चाहिए। तो ये तो बेटा अपोजिट साइन है तो ये तो गलत होगा। ये बी लेस देन की तरफ जाएगा तो गलत होगा, बी लेस देन की तरफ जाएगा गलत होगा, यही सही होना चाहिए फिर तो। बी मोर देन डब्लू मोर देन इक्वस टू एक्स मोर देन जेड, बी मोर देन जेड, ये बात सही किस ऑप्शन पे बच्चों, डी ऑप्शन पे। तो यहाँ जो आंसर आने वाला है वो कौन सा ऑप्शन आने वाला है, डी ऑप्शन आने वाला है। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये भी सिंबॉलिक ऑपरेशन का है। क्या कह रहा है, एम लेस देन इक्वस टू एम के, एम लेस देन इक्वस टू के, एल मोर देन पी। ये बात जो है वो ट्रू है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा चिन्ह रखा जाना चाहिए, इक्वेशन। ओके, इक्वेशन इसकी बनी नहीं है तो एक काम करता हूँ, इक्वेशन को मैं बना देता हूँ। एग्जाम में तो इक्वेशन आई थी, ये टाइपिस्ट की गलती है जो इक्वेशन यहाँ पर नहीं बनाई है, पर कोई बात नहीं है। हम एक एग्ज़ाम में मैंने जो पेपर लिया था उसमें इक्वेशन दी थी। इक्वेशन क्या थी देखो, के मोर देन इक्वस टू एल, यहाँ क्वेश्चन मार्क था बच्चों, एम मोर देन एन और एन मोर देन पी, ये इक्वेशन थी। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखना चाहिए वो आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर एम लेस देन इक्वस टू के, लेस देन इक्वस टू के लिए बेटा या तो ये चिन्ह रखा जाना चाहिए या ये चिन्ह रखा जाना चाहिए। अगला और चेक कर लेते हैं, एल मोर देन पी, एल मोर देन पी, एल मोर देन पी, एल मोर देन पी के लिए भी जो है वो ये दोनों चिन्ह ही आ सकते हैं, पर इन दोनों में से कौन सा चिन्ह उपलब्ध है मेरे पास में, ये उपलब्ध है साहब। तो के मोर देन इक्वस टू एम और एल मोर देन पी, ये दोनों बातें सही जो हैं वो किस ऑप्शन पे हो रही हैं, ये जो है डी ऑप्शन पे ये बात जो है सही हो रही है। ये नंबर था 67। बढ़ते हैं आगे, ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो पता करना है।
पूछा क्या है, के लेस देन इक्वल टू एच, के एच से छोटा बराबर है, ये बात सही होनी चाहिए। और साथ के साथ एम मोर देन जे, ये बात भी सही होनी चाहिए। के लेस देन इक्वल टू एच, के लेस देन इक्वल टू एच के लिए यहाँ पर एक तो बराबर का चिन्ह आए या बच्चों ये आए। एम मोर देन जे, एम मोर देन जे के लिए, एम मोर देन जे के लिए बराबर का चिन्ह आएगा जब भी मोर देन जे हो सकता है। तो सही आंसर डी आना चाहिए भाई, 68, 68 का आंसर जो है वो डी आना चाहिए, बिल्कुल सही है, आंसर आएगा डी। बढ़ते हैं आगे। ये है, इसकी जगह आपसे क्या कह रहा है, देखो ये भी जो है सिंबॉलिक ऑपरेशन का इक्वलिटी वाले चैप्टर का ही पोर्शन है। यहाँ पर कह रहा है, ये बात निश्चित रूप से सही है, एन लेस देन के, एन लेस देन के लिए बेटा सभी चिन्ह जो हैं वो इस तरीके से होने चाहिए, या इनके पीछे बराबर का चिन्ह भी आ सकता है बीच में। तो इसकी पॉसिबिलिटी है बट इसकी नहीं है। इसमें अपोजिट साइन है, इसमें अपोजिट साइन है, ऑप्शन को देखकर ए आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो के मोर देन इक्वल टू एल इक्वल है एम के, और एम मोर देन है एन के, एन के से छोटा बराबर है, एन के से छोटा बराबर है, छोटा है सिर्फ। तो ये बात सही जो आ रही है वो किस ऑप्शन पे आ रही है, ए। तो सही आंसर होने वाला है आपका ए ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कौन सा है, देखो 70, 70 क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। सुनिए, आपसे कह रहा है आजाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, कहने वाला कौन था साहब, आजाद था। किसकी ओर इशारा कर रहा था बच्चों, ये तस्वीर की ओर इशारा कर रहा था। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आजाद कहता है कि उसकी माँ, किसकी माँ, तस्वीर की माँ, उसकी माँ के पिता, उसकी माँ के पिता की इकलौती नवासी, इकलौती नवासी के इकलौते भाई की तस्वीर है। अच्छा, उल्टा ले लिया। आजाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह उसकी माता, उसकी माता के पिता की इकलौती नवासी के इकलौते भाई की तस्वीर है। ओके, तो आजाद की माँ, माँ के पिता, पिता की इकलौती नवासी के इकलौते भाई की तस्वीर है, ठीक है। तो आजाद तस्वीर में दिखाई दे रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। आजाद की मम्मी के पापा नाना, नाना की इकलौती नवासी आजाद की बहन, और बहन का इकलौता भाई खुद आजाद। तो आजाद खुद, यानी डी ऑप्शन जो है इसका 70 का सही आंसर आने वाला है, बिल्कुल आजाद खुद। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, ये क्वेश्चन है और इस पे ये कंक्लूजन चेक करने, तो ठीक है कर सकते हैं। Q मोर देन इक्वल टू W इक्वल है S के, और W मोर देन R, और R लेस देन P, और R मोर देन इक्वल टू T। ये क्वेश्चन है। अब इसे में चेक करना है मुझे। पहला क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट में कह रहा है Q मोर देन P, Q मोर देन P, Q और P को देखना और किसी को मत देखना। अपोजिट साइन आ गई, गलत हो गया ये। T लेस देन इक्वल टू S, T लेस देन इक्वल टू S, लेस देन वाली बात तो सही है बट लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता, दोनों बातें गलत हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि डी ऑप्शन जो है 71 का सही आंसर आने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, आकृति में आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल बच्चों हमें काउंट करने हैं, कितने हैं। अब सुनिए, इसमें अगर त्रिभुज की बात करता हूँ मैं तो ये 8 का सेट मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद में बच्चों ये मुझे 3 का सेट दिखाई दे रहा है। 3 के बाद में ये मुझे पूरा यहाँ से यहाँ तक एक छोटा त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज, ये मुझे 2 का सेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये बच्चों मुझे सिंगल दिखाई दे रहा है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि अभी तक मुझे कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं कि साहब 8 और 3 11, और 2 13, और एक 14, 14 त्रिभुज जो है मुझे आसानी से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और 2 कौन कौन से लिए हैं मैंने बच्चों, देख लो एक बार। एक तो ये लिया है और एक पूरा ये लिया है। एक काम करता हूँ मैं इसमें ABCD लिख देता हूँ, आसान रहेगा।
चलिए अब देखो, दोबारा देख लो। 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14, ये दो का सेट कैसे? एक छोटा त्रिभुज और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज। अब इसके बाद में नाम लिख रहा हूं मैं, 15 16 17। सबसे पहले इनको देख लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज हैं। 15 नंबर का त्रिभुज देखो, एफ ए एच। एफ ए एच ये त्रिभुज जो है मैंने पहले काउंट कर लिया था, ठीक है। पर एच ए सी ये काउंट नहीं किया था। तो एक तो आएगा एच ए सी, एक आएगा एफ सी ए। एफ सी ए ऐसे ही देखो, यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ से ये वाला त्रिभुज तो हमने लिया नहीं है, नाम क्या है? एफ एच डी। एफ एस डी 18 19। और इसके बाद में ये पूरा एफ सी डी। एफ सी डी एफ सी डी एक ये हो गया एफ सी डी, है ना। और इसके अलावा बच्चों और कौन सा त्रिभुज है जिसको हमने काउंट नहीं किया है? देखो, इसको काउंट नहीं किया है। ई ए डी, इसको काउंट नहीं किया मैंने, ई ए डी। और 20 नंबर का जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये पूरा त्रिभुज एफ ए डी। एफ ए डी तो मैं कह सकता हूं आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 20। फिलहाल आकृति में त्रिभुज कितने होंगे? 20 होंगे। 20 के नाम लिखे हैं, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको आसानी रहे, ठीक है। अब बच्चे बढ़ते हैं आगे। ये अगला एग्जाम्पल है आपसे, इसमें क्वाड्रिलेटरल पूछे जा रहे हैं। चतुर्भुज कितने? चतुर्भुज गिनना शुरू करते हैं हम। चतुर्भुज के लिए सबसे पहले यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये 3 का सेट है। एक काम करो, हाँ चलो ऐसे ले लो, 3 का 1 का, 3 का 1 का। और अब जो पूरा है ना ये वाला, इसमें मैंने सिंगल सिंगल वाले जानबूझ के काउंट नहीं किए, क्योंकि 1 + 2 + 3 ये 6 का सेट होता है। तो 6 और 6 12 और 2 14, 14 तक तो आ चुके हैं। और कोई है क्या इसमें 73 में? और कोई नहीं है। 14 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो 14 जो है वो चतुर्भुज आकृति के अंदर है, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, इक्वेशन बनी हुई है, कौन सी बात सही है ये हमको चेक करना है। R लेस देन इक्वस टू के, के लेस देन L और L लेस देन इक्वस टू G, के लेस देन G, के लेस देन G, ये वाली बात सही है। L मोर देन R, L मोर देन R, ये बात भी सही है। दोनों बातें सही हैं यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन जो आएगा वो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखें एक बार क्या कह रहा है इक्वेशन में। इक्वेशन कह रहा है डी मोर देन इक्वस टू एच और डी लेस देन इक्वस टू एल, एल लेस देन के, एल मोर देन इक्वस टू एच, एल मोर देन इक्वस टू एच, ये बात सही है। एच मोर देन एल, एच मोर देन एल, एच मोर देन एल, ये बात गलत है। तो इसमें आंसर जो आएगा केवल फर्स्ट वाला ट्रू आएगा। ऑप्शन जो आना चाहिए वो ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार जल्दी से। 75 नंबर का एग्जाम्पल था। तो दोस्तों आज ये आईएएस का पेपर अपना कंप्लीट हो चुका है, जो हमने अभी लेटेस्ट बनाया था आईएएस वाले बैच के लिए स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में। अगला पेपर मेरा आने वाला है F10 के लिए बहुत जल्दी। और यूट्यूब पे क्लास होती है, लाइव क्लास इवनिंग में, उसको आप टॉपिक वाइज क्लासेस दे रहा हूँ। नाम मैंने एनटीपीसी रेलवे दिया है, पर वो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप पे टाइम है तो आप उस क्लास को ज्वाइन जरूर करिए। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं तो आप क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।